जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। जैसा कि इसके पहले एक लेक्चर आ चुका है पॉलिटी का, जिसमें कि आपको मैंने संविधान की एक आधारभूत समझ विकसित करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की। आई होप कि आप सबको वो समझ में आया होगा। फिर भी एक रिवीजन मैं जल्दी से करवा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखिए 1600 एडी में महारानी का राजलेख आता है, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए उसको भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1726 का राजलेख आता है। फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद एक 1781 का सेटलमेंट एक्ट आता है, जिसको संशोधनात्मक एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उसके बाद चार्टर एक्ट्स आने शुरू होते हैं। लगातार 20-20 वर्षों के अंतराल पर 4 चार्टर एक्ट आए हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। 1793, उसके बाद 1813, फिर 1853, बीच में एक छूट गया है इसमें, 1833, फिर 1853। उसके बाद बीच में आपको पता है, जैसा कि मालूम है, 1857 का रिवोल्ट होता है। उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब इसमें बहुत सारे नियम कानून परिवर्तित करने पड़ेंगे, तो वो भारत शासन अधिनियम 1858 लेकर आते हैं। 1861 का फिर भारत शासन अधिनियम। उसके बाद चार्टर एक्ट फिर 1892 का आया। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। 1919 में भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अवार्ड बोलते हैं, सुधार, ये एक्ट आया। फिर उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम, बीच में कई सारी घटनाएं हुई, उसमें दिवाली घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा, और नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके पहले सैमन कमीशन, और ये सब घटनाएं हुई। उसके बाद ही ये उसके बाद गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुए, और उसी का ये सब परिणाम था कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935 बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बाद 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला, इन्होंने एक फार्मूला दिया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेवेल प्लान आया 1945 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, जिसके थ्रू संविधान सभा का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 में। उसके बाद माउंटबेटन योजना, और फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दो दो स्टेट बने, एक भारत और पाकिस्तान, अलग अलग दो देशों का उदय हुआ। अब इस लेक्चर में यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहाँ से शुरू करेंगे। अभी जो मैंने आपको एक रूपरेखा स्केच ये जो बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये, इसको अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको डिस्कस करूँगा। तो जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं अभी इस लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इसको। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत का संविधान एक दिन की उपज ना होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वट वृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई हैं। इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होकर 1950 में होता है। वहाँ से शुरू होता है, धीरे 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 बनते हुए, और जब फाइनल हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का रोल है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसीलिए कहा जा रहा है इसको, कि इनका कहीं ना कहीं रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले 1916 का चार्टर एक्ट आया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना की और उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक का व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है। कंपनी के शिखर पर गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। उसके हिसाब से इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। तो ये रहा 1600 ईस्वी का जो चार्टर महारानी ने जारी किया। उसके बाद 1726 का एक चार्टर एक्ट आता है, एक राजलेख आता है। उस राजलेख में कोलकाता, बम्बई, मद्रास इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को विधि बनाने की आज्ञा दे दी जाती है कि ठीक है भाई, आप वहाँ पे विधि बना सकते हो। ये सब काम हो रहा था, बहुत सारी अनियमितताएं भी हो रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बातें ये पता चल रही थी। तो उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी कि विनिमय करने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। तो बहुत सारे इसमें परिवर्तन किए गए, बहुत सारी चीज़ें जो पिछले चल रही थी उनमें चेंज किया गया। तो क्या क्या चीज़ हैं वो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है। इस अधिनियम में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया। जैसा कि पहले चल रहा था उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश हुआ। यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई जो संस्थागत, जिसको कह सकते हैं कि संस्थागत शुरुआत हुई। ठीक है। तो इस ये इस अधिनियम के अधीन क्या क्या चीज़ें हुई वो देखिए। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य थे। एक उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जिसमें कि ये एल्जा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। एल्जा एम्पे, इनको कई बार पूछा गया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ये मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। 1774 के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये ध्यान रखना। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। वो वॉरेन हेस्टिंग ही था। जब वो आया तो उसने उसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसको बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे पहले, जो भी रॉबर्ट क्लाइव और ये सब थे उसके पहले, उनके पहले जो भी थे वो सब गवर्नर कहे जाते थे। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 वाला, इसके बाद से उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम इस एक्ट के तहत क्या क्या और घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ें बदली गई, क्या क्या प्रावधान बनाए गए। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर अपना कंपनी की तरफ से तो ये व्यापार करते ही थे, कंपनी की तरफ से तो करते ही थे, अपना भी ये पर्सनल जो व्यक्तिगत तौर पे व्यापार है वो भी इन्होंने शुरू कर दिया था। तो वो चीज़ बंद कर दी गई, भैया बिना लाइसेंस लिए, और वो भी गैर कानूनी, तो बिना लाइसेंस लिए हुए आप व्यापार नहीं कर सकते। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया। इसमें बोला गया कि भाई आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके लिए भी आप विधि बना सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, इसमें और भी कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इस शासन, एक मिनट सॉरी, देखिएगा आप जी। ठीक है। तो ये इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, सीओडी,
उसकी एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी, उसको भी इसमें गठित किया गया। इसके माध्यम से मतलब कंपनी पे एक नियंत्रण और उसको मजबूत कर दिया गया। ठीक है। राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारियाँ थी वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक बना दिया गया इसके तहत 1773 का जो एक्ट था। तो इसमें मैंने पहले भी बता दिया आपको, निजी व्यापार जो था वो बंद कर दिया गया, रिश्वत और ये सब जो उपहार वगैरह लेते थे वो सब बंद कर दिया गया इसके तहत। कहने का मतलब यही है कि रेगुलेटिंग मोड में इसको शुरू कर दिया था, कंपनी को रेगुलेट करना, क्योंकि ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने पूरा तबाही मचा रखी थी, लूट मचा रखी थी। तो उसकी वजह से ये इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको रेगुलेट करना शुरू किया। ठीक है। बीच में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, ये 1781 में आता है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है जानने के लिए, बस ये जान के रखिए कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी वो दूर करने के लिए आया था ये। इसे संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। उसी में इसको ऐड कर दिया गया कि भाई आप इनके लिए भी बना सकते हैं। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का ये दो स्रोत प्राप्त हो गए। ठीक है। एक तो गवर्नर जनरल काउंसिल और एक सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया इसको। ठीक। तो ये छोटा सा एक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें जानने के लिए नहीं है, बस इतना जानिए आप कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी चीज़ नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। जैसे कि पहली बार कंपनी द्वारा जो अधिगृहित जो क्षेत्र थे, भारतीय राज्य क्षेत्र जो थे, उनको ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का मतलब बोला गया कि भैया ये ब्रिटिश एरिया शासित क्षेत्र हैं, ये सब इनको बताया गया पहली बार। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश स्वामित्व पहली बार, अधिगृहित भारतीय क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश राज के स्वामित्व के अंतर्गत लाया गया या उसको उसकी घोषणा की गई। तो ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट है वो। ठीक है। सॉरी। इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने बताया कि भाई आप पॉलिटिकल अलग और जो आपका कॉमर्शियल है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद थी, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही गवर्नर जनरल की परिषद भी बनाई गई थी। तो उसमें संख्या जो है उनकी 4 से 3 कर दी गई। पहले 4 थी, उसमें फिर अब एक और कम कर दिया गया। ठीक। भारत में नियुक्त अंग्रेज के जो अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसी के तहत 1784 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो चीज़ें, एक तो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 1773 के एक्ट से थे और पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पूछा गया है सवाल, याद रखिएगा इसको। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें इसमें एक चीज़ और जो खास बात थी वो थी कि द्वैध शासन का शुभारंभ जो है यहीं से शुरू किया गया था। द्वैध शासन, समझ रहे हैं आप कि आप राजनीतिक और कॉमर्शियल ये अलग अलग कर दिया गया, ये द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। पॉलिटिकल अलग रहेगा और कॉमर्स जो आपने व्यापार करना है वो अलग रहेगा। तो यहाँ से वो उसकी शुरुआत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है
1786 का एक अधिनियम आया था, छोटा सा अधिनियम है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। इसमें इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया, बस 1786 का आया था। दूसरा इसमें था गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। अभी आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में चार्टर एक्ट शुरू होते हैं यहाँ से 1792 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इसको, 1792 चार्टर एक्ट। इसमें क्या है, जो नियंत्रक मंडल उसको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। कि अभी तक क्या हो रहा था कि इनको पेमेंट जो है वहीं ब्रिटिश के ही उससे दिया जा रहा था, ब्रिटिश के खजाने से ही। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, नियंत्रक मंडल जो भी था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया था इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, उसको भारत से ही पैसा जो आएगा उसी से उनको पेमेंट दिया जाएगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। इसके तहत 1792 वाला जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट, उसमें सभी कानूनों एवं नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया कि आप बताएंगे कि ये ऐसे होना चाहिए या ऐसा नहीं है, जो भी है कुछ व्याख्या करवानी है। जैसे आज भी होता है कि संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को अगर कुछ सलाह लेनी है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से मांगते हैं, तो ऐसा ही कुछ प्रावधान किया गया था। अगला चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई सारी चीज़ें इसमें हुई थी। जैसे देखिए मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है वो समझ में आ जाएगा। इससे सबसे पहली बात तो यह है कि यहीं से केंद्रीकरण की दिशा में यह नियम जो है, केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइज्ड, यानी शक्ति जो है, शासन की शक्ति एक केंद्र बिंदु में सेंट्रलाइज कर दिया, यहीं से शुरुआत होती है। सभी की शक्तियां जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे, ये उनकी शक्तियों को छीन के जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल इसी 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 अधिनियम के तहत जो है, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसके तहत केंद्रीकृत करने की नियम नहीं शुरू हुआ था इसमें से, वो 1833 वाला था, ठीक है। तो वो थोड़ा गलत हो गया था उसमें, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। 1883 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसाई मिशनरीज को किस अधिनियम के तहत भारत में प्रचार करने की आज्ञा दी गई। तो याद रखिएगा 1883 का 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी की मोनोपोली तोड़ी गई। कंपनी की मोनोपोली तोड़ी गई का मतलब हुआ कि कंपनी, पहले क्या था कि कंपनी ही यहाँ पे सिर्फ व्यापार करती थी। ब्रिटिश में अदर जो कंपनीज थी या अदर जो व्यापारी थे वो नहीं कर पाते थे यहाँ पे। लेकिन इस नियम के आने के बाद ये हुआ कि नहीं भाई, आप भी लाइसेंस लीजिए और आप भी जाइए, कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो ये कंपनी का जो एकाधिकार था वो उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ ये था कि आप चीन के साथ आपका जो व्यापार है और चाय वाला जो व्यापार है वो आप ही करेंगे, बाकी अदर जो व्यापार हैं वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्री के हिसाब से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और बने भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ें जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, और एक दो बार सुनेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। 1833 इसके इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल
उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, केंद्रीकरण की जो प्रणाली की शुरुआत हुई यहीं से हो गई। एक ही गवर्नर जनरल होगा, पूरे भारत का होगा, उसी के अंडर में सब काम करेंगे, जो भी उसको कानून बनाने का अधिकार और ये सब सब उसी को दे दिया गया। ठीक, ठीक है। तो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसमें निहित कर दी गई इस चार्टर अधिनियम के तहत। मद्रास और बम्बई के गवर्नर की जो विधायी शक्तियाँ थीं उनसे उनको वंचित कर दिया गया। कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियाँ जो है वो समाप्त कर दी गई। उसको सिर्फ बोला भाई आप प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करेंगे, व्यापारिक गतिविधियाँ आपको नहीं करनी है। यहीं से सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। हालांकि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके विरोध के बाद इसको टाल दिया गया, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, यहीं इसी में आपका जो एक विधि सदस्य जो वायसराय की गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक विधि सदस्य ऐड किया गया, लॉर्ड मैकाले, इनकी एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी इस अधिनियम की, मुख्य विशेषताएं ये थी। इसमें और भी देखिए एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध किया गया, तो 1843 में एक नियम बनाकर खत्म कर दिया गया। इसी के हिसाब से इसी में था। इस अधिनियम के तहत धारा ये 1843 के 87 के तहत कंपनी के अधीन पर धारण करने के लिए किसी व्यक्ति के धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ये जो नियम आया था इसी में था। जो RRCP पढ़ते हैं हम, रेस, रीजन, रिलीजन, कास्ट एंड RRCP, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो इसी अधिनियम से शुरू होता है। ठीक, अगला जो अधिनियम आता है वो ये चार्टर एक्ट ही चल रहा है अभी, ये लास्ट है, ये 1853 का चार्टर एक्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। लेजिस्लेचर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इससे आपको ये एक विशेषता तो ये हो गई। ठीक, अलग अलग बना दिया गया इसमें। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 6 नए पार्षद जोड़े गए, जो पार्षद जोड़े गए इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए इसमें। केंद्रीय विधान परिषद, इन्हीं जो ये इनकी जो ये थी काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, इसी को विधान परिषद कहा जाने लगा। ये केंद्रीय विधान परिषद हो गई। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु यहीं से खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, भारतीयों के लिए भी खुल गई। 1833 में याद होगा आपको, शुरुआत हुई जरूर थी लेकिन वो हुई नहीं। आया तो था उसमें कि हाँ करना है करके, लेकिन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के और जो कुछ अधिकारी, ये जो भी उच्च प्रशासनिक वर्ग थे या जो, उनके विरोध के चलते वो वहाँ पर तो शुरू नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर शुरू हुई। 1853 वाले चार्टर एक्ट से ये शुरू कर दिया गया। ठीक है, जो 1854 में सिविल सेवा के संबंध में जो है मैकाले समिति भी गठित की गई थी। ठीक, कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है ऐसा इसमें बता दिया गया था। 1800 याद होगा आपको, 1813 में, पीछे ही मैंने बताया है कि 1813 में तो इनकी मोनोपोली तोड़ी गई, एकाधिकार इनका व्यापार से समाप्त किया गया। चाय और चीन का व्यापार छोड़ के, चीन के साथ जो व्यापार होता था और चाय, ये छोड़ करके इनको इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया। 1833 वाले एक्ट में ये भी ख़त्म कर दिया गया कि अब कोई भी व्यापार कर सकता है। ये चीन और चाय वाला भी समाप्त कर दिया। और 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि आप कंपनी का जो है शासन वो कभी भी मतलब समाप्त कर दिया जा सकता है।
ये चीज़ बताया गया उसमें, ठीक है, 1853 वाले में। इसमें प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ किया गया, किस एक्ट के तहत। तो वो 1853 का चार्टर एक्ट, ध्यान रखिएगा। परिषद में 6 नए सदस्य, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई एवं आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया, ठीक है। 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। तो ये चार्टर एक्ट रहा आपका 1853 तक। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 से आगे का जो विकास है, जो एक्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो उसको बताने की कोशिश करूँगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।